तो हम लोग चैप्टर 3 हमारा चल रहा था। लास्ट टॉपिक हमने जो है कलोनियलिज्म एंड कास्ट किया था। मैंने वीडियो भी इसकी पैरेलली अपलोड कर दी थी, तो रिव्यू आप वहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि सबके एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं तो सबको ज़रूरत भी पड़ती है अभी। तो कनिका स्पेशली आप भी देख लेना, डेलिसा तुम भी देख लेना, ठीक है, जिस जिसका जो जो रह गया होगा बाई चांस तो। ओके, अब जो है सीधा आप ना पेज नंबर 48 पे आ जाओ। टॉपिक तो हमारा कास्ट इन द प्रेजेंट है, बट इसमें से बीच में से खैर कुछ नहीं आता है, आज तक बोर्ड में से इसमें से कुछ नहीं आया है, हम उसको बाद में देखेंगे। आप रीडिंग के लिए इसको ज़रूर रखिएगा, कास्ट इन द प्रेजेंट। आप 48 पे आ जाओ सीधा, ठीक है। हम लोग इसको कोशिश करते हैं कि ख़त्म भी कर दें, वैसे नहीं होगा बट वी ट्राई आवर बेस्ट। ओके, तो इसमें पेज नंबर 48 पे जो सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ पे एंडोगेमी की डेफिनेशन आपको दी हुई है कि व्हाट डू मीन बाय एंडोगेमी। ये आपने 11th में भी पढ़ा था, जब आप अपनी कास्ट के अंदर शादी करते हो, ठीक है, विच इज़ इंट्रा कास्ट मैरिज, तो इसको हम लोग एंडोगेमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये इसलिए करा जाता था, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा हुआ था, कि रिचुअल प्योरिटी मेंटेन रहे, चलती रहे, ऐसा ही जैसे पहले भी चला आ रहा था, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये जो है इंट्रा कास्ट मैरिजेस या एंडोगेमी प्रैक्टिस करते थे, ज़रूरी था। हाँ जी डेलिसा, कुछ कह रहे हो? सर बीच में ना नेटवर्क चले गए थे, मैं बता दो कौन सा पेज नंबर पेज है। नंबर 48। 48 टाइम्स। तो सेकंड पैराग्राफ में एंडोगेमी लिखा हुआ है। तो बेसिक तो यही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बट यहाँ पे जैसे डेफिनेशन आपको एज इट इज़ यही वाली लिखनी होती है, वरना आप 11th वाली भी लिख सकते हैं, या फिर आपको ग्लॉसरी में भी मिल जाएगी। तो एंडोगेमी या प्रैक्टिस अपनी कास्ट के अंदर शादी करना, ये मॉडर्नाइजेशन एंड चेंज से अनअफेक्टेड रहा, क्योंकि आज भी जो लोग बड़े एक्सट्रीम होते हैं वो ये बोलते हैं कि हम अपनी कास्ट में ही शादी करेंगे, तो वो यही मानते हैं कि हम अपनी कास्ट में ही शादी करेंगे। इवन टुडे जितनी भी मैरिजेस होती है, इट टेक्स प्लेस विद इन कास्ट बाउंड्रीज, ऑल्दो देर आर मोस्ट इंटर कास्ट मैरिजेस, while some of the boundaries may have become more flexible or porous, the borders between groups of caste similar socio-economic status are still heavily patrolled। तो पैरेलली आप देखोगे कि दो तीन चीज़ें चली आ रही होती है। एक तो यही है कि आप जो है अपनी कास्ट में शादी कर रहे होते हो, दूसरा यही है कि साथ के साथ इन्होंने बोला है कि हम लोग जो है ये भी देखते हैं हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है मैच करता है कि नहीं। अगर हम जो है, ठीक है, हम लखपति हैं तो लखपतियों में ही शादी होगी, हम करोड़पति हैं तो हम करोड़पतियों में ही शादी करेंगे, तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी मैच होना चाहिए। हाँ ठीक है, कभी कभार कई चीज़ें ऐसी भी हो जाती है कि करोड़पति लड़की को ले भागा ड्राइवर, ठीक है, या फिर लड़के को ले भागी लड़की, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती है, तो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। तो जैसे इन्होंने बोला है, फॉर एग्जांपल इंटर कास्ट मैरिजेस होती हैं, बट वो कहते हैं वो ब्राह्मण बनिया राजपूत कम्युनिटीज़ में ही निपटा देते हैं, लोअर कास्ट में नहीं जाते, ठीक है। ब्राह्मण बनियास बहुत लोग करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इनके जो ट्रेडिशंस होते हैं, कस्टम्स होते हैं, वो मैच कर रहे होते हैं। बट मैरिजेस बिटवीन एन अपर कास्ट और बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट पर्सन रिमेन इवन रेयर टुडे। तो आपको ये देखने को नहीं मिलता कि ऊंची जात वाला जो है नीची जात वाली लड़की या लड़के से शादी कर रहा है, या वाइसा वर्सा। समथिंग सिमिलर में हैव अकर्ड विद रिगार्ड टू फूड शेयरिंग ऑल्सो, ठीक है। फूड शेयरिंग को लेकर भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो एंडोगेमी यहाँ से टू मार्कर का आता है, विद एग्जाम्पल आपको लिखना होता है, वन मार्कर भी कवर हो सकता है, ठीक है, तो उसके ऊपर आप यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप दो पैराग्राफ छोड़ो, तो 48 पेज पे ही लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है संस्कृताइजेशन। ये एम एन श्रीनिवास ने दिया था, ऑथर का नाम आपको लिखना होता है, जिसने डेफिनेशन दी है। आधा मार्क्स कटता है अगर आप नाम नहीं लिखते हो तो बोर्ड्स में, तो आपको ये लिखना है, ऑलरेडी आंसर की में मैंशनड होता है। तो एम एन श्रीनिवास मैसूर नरसिम्हाचार निवास ने ये डेफिनेशन यहाँ पे दी थी, संस्कृताइजेशन इस बुक में भी है, और जो बुक 2 है उसमें भी आपको दिया हुआ है। संस्कृताइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है, जो लोअर क्लास वाले होते हैं वो अपर क्लास वालों के रिचुअल्स, कस्टम, ट्रेडिशंस को इम्यूलेट या फिर कॉपी करने की कोशिश करते हैं, एक हद तक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली है क्या, सिचुएशंस ऐसी हैं कि वो लोग सोशल अरेंजमेंट में नीचे हैं, तो कॉपी करके थोड़ा सा ये होता है, उनका सोशल स्ट्रैटा तो बढ़ जाता है, बट इकोनॉमिक स्ट्रैटा नहीं बन पाता, ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रैटा नहीं बना, क्योंकि आप एक तरीके से चलो कॉपी कर ले तो समझ आता है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, चैतन्य ने एक डाउट पूछा था संस्कृताइजेशन को लेकर, ठीक है, ये चीज़ें मैं संस्कृत को लेकर। तो ये कहते हैं, इट रेफर्स टू अ प्रोसेस जहाँ पे मेंबर्स यूजली जो मिडिल क्लास या फिर लोअर कास्ट के होते हैं, दे अटेम्प्ट टू रेज देयर ओन सोशल स्टेटस बाय अडॉप्टिंग द रिचुअल, डोमेस्टिक एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ अ कास्ट ऑफ हायर स्टेटस, ठीक है। एंड ये जो फिनोमिना है पुराने टाइम से ही चला आ रहा है, इवन कॉलोनियल पीरियड के बाद भी, अब थोड़ा सा इंटेंसिफाई हो गया है
कहते हैं पैटर्न्स फॉर इवोल्यूशन चोजन मोस्ट ऑफन वर द ब्राह्मण और क्षत्रिय कास्ट, जिसमें आप क्या चूज करते थे ये आपको मेंशन करना होगा। आप वेजिटेरियनिज्म अडॉप्ट करते हो, सेक्रेट थ्रेड जिसको जनेऊ बोलते हैं ब्राह्मण ये लोग पहनते हैं, स्पेसिफिक प्रेयर्स एंड रिलीजियस सेरेमनीज करते हो एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें करी जाती है। तो ये 2 मार्कर संस्कृताइजेशन है, 1 and 2 मार्कर आता है। एंड संस्कृताइजेशन यूजली अकम्पनीज और फॉलोज अ राइज इन द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कास्ट अटेम्प्टिंग इट डो इट ऑल्सो बिकम इंडिपेंडेंट। तो इन्होंने ये बोला कि सोशल मूवमेंट है, इकोनॉमिक मूवमेंट का भी इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक स्टेटस भी आपका बढ़ा देता है, बिकॉज अगर सामने वाले को, अपर कास्ट वाले को आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो तो यूजली यही आपके जेब में पैसा होना चाहिए। एंड सब्सिक्वेंट रिसर्च इन्होंने ये बोला कि थोड़ा बहुत चेंज इसमें हमें देखने को मिल गया है, ठीक है। साथ के साथ इन्होंने ये भी बोला कि एक आर्ग्यूमेंट है संस्कृताइजेशन भी डिफाइंड क्लेमिंग ऑफ प्रीवियसली प्रोहिबिटेड रिचुअल सोशल प्रिविलेजेस सच एज वेयरिंग ऑफ सेक्रेट थ्रेड विच यूज टू इन्वाइट सीवियर पनिशमेंट रादर देन फ्लैटरिंग इमिटेशन अपर कास्ट बाय द लोअर कास्ट। तो पुराने टाइम पे ये भी होता था कि अगर आप बिना पूछे और अपने आप ही जनेऊ धारण कर लेते हैं, आपको लगता है कि जो है ब्राह्मण को डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको पनिशमेंट भी दी जाती थी जो अपर कास्ट वाले होते थे या डोमिनेंट कास्ट वाले होते थे, इस तरीके से। खैर ये सब नहीं लिखना है आपको, एग्जाम्पल के साथ आपको ही ख़त्म कर देना है पीछे। तो संस्कृताइजेशन ये आपका 2 मार्कर 1 मार्कर में कवर हो सकता है। इसके बाद 49 पेज पे आपको एक पैराग्राफ नज़र आ रहा है, एम एन श्रीनिवास के पिक्चर के बिल्कुल साथ में है। यहाँ पे 1122 मार्कर ये है सारा। यहाँ पे आपको डोमिनेंट कास्ट मिलता है 2 मार्कर 1 मार्कर। चौथी 5वीं लाइन में एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स है 1 and 2 मार्कर। एंड बिल्कुल लास्ट, इसी पैराग्राफ के बिल्कुल लास्ट में आप देखोगे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं डोमिनेंट कास्ट के, एग्जाम्पल्स डोमिनेंट कास्ट के दिए हुए। इंपॉर्टेंट है तीनों चीज़ें क्योंकि आई हुई है बोर्ड्स में ये, ठीक है। डोमिनेंट कास्ट क्या है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, विच इज़ अ टर्म रेफर टू दोज कास्ट विच हैड अ लार्ज पॉपुलेशन एंड वर ग्रांटेड लैंड राइट्स बाय द पार्शियल लैंड रिफॉर्म्स इफेक्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद इनके पास लैंड राइट चले गए थे और डोमिनेंट होती है, इनकी लार्ज पॉपुलेशन होती है। लैंड रिफॉर्म्स took away rights from the erstwhile claimants, the upper caste who were absentee landlords in the sense they played no part in the agriculture economy or other than claiming their rent। तो कह सकते हैं एक हद तक डोमिनेंट कास्ट वाले जो लोग होते थे वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स होते थे। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स का काम क्या काम होता था, एग्रीकल्चर इकोनॉमी में कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी इनकी, सिर्फ ये लोग रेंट क्लेम करने आते थे, ठीक है। अपना काम आए, गांव में आए, 1-2 महीने बाद आए या 2 महीने 3 महीने 2 महीने में या हर महीने चक्कर लगा लिया करते थे, रेंट क्लेम करते थे, बाकी कुछ नहीं करते थे। ये लोग गांव में भी नहीं रहते थे, ये लोग शहरों में रहते थे, सिर्फ गांव में आते इसलिए थे कि रेंट कलेक्ट कर पाए। एंड these land rights now came to be vested in the next layer of claimant, those who are involved in the management of agriculture but not themselves in cultivators। तो ये नया सेगमेंट क्रिएट हो गया था इन लोगों के लिए, जहाँ पे ये लोग मैनेज तो चीज़ें करते थे, कल्टिवेटर्स एक्चुअली में ये नहीं थे। इंटरमीडिएट, इन्होंने बोला इंटरमीडिएट कास्ट होती थी जो कि लेबर के ऊपर डिपेंडेंट होती थी, इनके लिए लेबर काम करती थी, ज़रूरी नहीं है। अपर कास्ट वाले लोग नहीं होते थे, लोअर कास्ट वाले लोग होते थे। और जैसे ही इनके पास लैंड राइट्स आ गया था, ये इकोनॉमिक पावर भी इनकी थोड़ी सी बढ़ गई थी, ठीक है, ये चीज़ देखी गई। और पॉलिटिकल पावर भी बढ़ी, इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट इन लोगों ने किया। एंड लेटर ऑन जैसे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स अगर हम लोग बात करते हैं तो यादव्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश है, वो कालीगाज ऑफ कर्नाटका है, रेड्डीज एंड खामाज ऑफ आंध्र प्रदेश है, मराठाज ऑफ महाराष्ट्र है, जट्स ऑफ पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पाटीदार्स ऑफ गुजरात, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, डोमिनेंट कास्ट 1-2 मार्कर, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स 1-2 मार्कर एंड एग्जाम्पल्स ऑफ डोमिनेंट कास्ट 1-2 मार्कर, ठीक है जी, ये आपको याद करना है। ओके हाँ डेलिसा बोलो। सर ना कोई ना इमरजेंसी हो गई तो मुझे क्लास छोड़नी पड़ेगी बीच में, क्योंकि ना मामा के बच्चे छोटे वो ना सब जा रहे, कोई इमरजेंसी हो गई है तो मैं क्लास बीच में छोड़ कर वीडियो देख लूँगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से जाओ डेलिसा, आराम से जाओ, कोई बात नहीं। ओके तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 49 पे ही है, आप ये देख रहे हो 2 पैराग्राफ्स ये पीछे ख़त्म होते हैं जाके। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट येट पैराडॉक्सिकल चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम इन द कंटेम्प्रेरी पीरियड दैट इट हैज़ टेंडेड टू बिकम
इनविजिबल फॉर द अपर कास्ट। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से आता है जो लाइन अभी जस्ट मैंने पढ़ी कि ये कास्ट सिस्टम जो है इनविजिबल हो चुका है अपर कास्ट के लिए और विजिबल हो चुका है लोअर कास्ट के लिए। तो इसमें लिख लीजिएगा विजिबल फॉर द लोअर कास्ट, इनविजिबल फॉर द अपर कास्ट। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है और ऑलमोस्ट ये पूरा ही आंसर है, पीछे तक ये आपको लिखना होता है बिकॉज वर्ड लिमिट भी आपको पूरी करनी होती है यहाँ पे। मैंने पहले भी आपको जिन लोगों ने क्लासेज अटेंड करी है मैंने पहले बता दिया था। ओके तो कहते हैं इंपॉर्टेंट चेंज हुआ, पैराडॉक्सिकल कॉन्ट्राडिक्टरी चेंज था कि कास्ट सिस्टम जो है इस नए ज़माने में क्या हो रखा है कि अपर कास्ट के लिए तो इनविजिबल हो गया है अर्बन या फिर मिडिल क्लासेस के लिए, बट लोअर कास्ट के लिए विजिबल हो गया। सिंपल सी अगर हम लोग बात करें जाए तो कहते हैं कास्ट सिस्टम अपर कास्ट के लिए इनविजिबल इसलिए हो गया क्योंकि अपर कास्ट में ज़्यादातर लोग जो हैं डोमिनेंट कास्ट होते थे, इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता था। तो इस वजह से जो है इनका सोशल इकोनॉमिक कैपिटल जो भी था जिस तरीके से देखा जाता है कल्चरल सोशल इकोनॉमिक कैपिटल, ये किसी तरह से मैनेज कर पाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इनके लिए कभी कास्ट एजर्शन रहा ही नहीं कि हम कुछ चीज़ पाने के लिए ये कास्ट को एजर्ट कर रहे हैं। तो इनके लिए एट द टाइम जो है हाँ सारी चीज़ें नॉन एग्जिस्टेंट हो गई। जैसे अगर हम लोग, मैंने पीछे भी बताया था कि अगर हम लोग अपनी बात करते हैं, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी बोला, जब मैंने पहले पढ़ाया था, तो जैसे बीट गौरांगी, बीट वान्या, चैतन्या, कनिका, आराध्या, अर्चित, हम लोग और हम लोग सारे अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं। तो हम कहाँ अपनी कास्ट एजर्ट कर रहे होते हैं? हमने स्कूलों में एडमिशन कराया, कॉलेज में कराया, शॉपिंग करी, ये करा वो करा, या और भी कभी डेली रूटीन्स के काम हो जाते हैं, तो हम कभी भी अपने कास्ट को मेंशन नहीं करते। तो हमारे लिए क्या हो गया है, अपर कास्ट वालों के लिए इनविजिबिलिटी हो गई है, हमारे लिए मायने ही नहीं रखता कास्ट क्या है, हमारे पास क्योंकि पैसा है, सब चीज़ें, हम अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। लोअर कास्ट वालों के लिए क्या हो गया है, वो जाति वाला जो है, कास्ट वाला जो स्कोप है वो और ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि क्या है हर जगह उनको जो है डिस्क्रिमिनेशन, हर जगह उनको जो है भेदभाव देखने को मिल जाता है, उनको एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। ये चीज़ गांव में भी होती थी, शहरों में तो कम है, बट वैसे भी, और इसीलिए इनके लिए रिजर्वेशन तो ज़रूर किया गया। और हमेशा जब ये लड़ते भी हैं तो इनका ना कास्ट सामने आ जाती है कि भैया हम तो इस जाति के हैं, हमें तो रिकॉग्निशन मिली नहीं। तो अभी जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ना अभी लेटेस्ट न्यूज़ ही ऐसा आया परसों में, कहता यूपी में पैसों के चक्कर में दलित को मार दिया। तो वाई दलित, वाई नॉट ओनली अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ऐसी जब मेरे को याद है मैं 2016 के बैच में पढ़ा रहा था, तो मैंने अपनी स्टूडेंट को बोला, मैंने हमारे यहाँ ना इंसान नहीं मरता, हमारे इंसान की जात मरती है, ठीक है। ये ब्राह्मण था मर गया, देखो ब्राह्मण को मार दिया, ठीक है, ये दलित को मार दिया, ये हिंदू को मार दिया, ये मुसलमान को मार दिया, इंसान तो नहीं मरता, जात मरती है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है, डिफाइन आप किस तरीके से कर रहे हो कि कास्ट को जो है लोअर कास्ट वाले सामने रख के चल रहे हैं, अपर क्लास के लिए कोई कास्ट मैनेज जो है बेसिकली मायने नहीं रखती, ठीक है जी, ये इन्होंने बताया। तो ये कहते हैं ये, हाँ जी करने का, जब तक आप रिजर्वेशन देते रहोगे तब तक हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम टू नॉट अटैच देमसेल्व्स टू देयर कास्ट। आई मीन आप कास्ट हटाना चाहते हो लेकिन आप कास्ट के बेसिस पे उनको रिजर्वेशन दे रहे हो, तो आप डू यू रियली थिंक कि वो कास्ट से कभी भी डिटैच हो पाएंगे? हाँ कनिका, अब तो नहीं हो पाएगा और पॉसिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रगल रहा है काफ़ी टाइम से, और अप्रॉक्सीमेटली आप ये देखो कि लगभग 100 साल ही होने वाले हैं, ठीक है। ओबीसी को छोड़ दे तो कास्ट का ही तो चलता रहता है। अब रिजर्वेशन तो दे दिया, हटाने पे अब यही है कनिका कि मेन बात यही है कि अगर हटा देते हैं तो रिpercussions तो बहुत ज़्यादा है, कॉन्सिक्वेंसेज तो बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलेगा। और इनफैक्ट हम यही देख रहे हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट SC STs एंड OBCs, अपार्ट फ्रॉम दैट जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारी, वो लोग भी रिजर्वेशन का यूज़ कर रहे होते हैं एक हद तक। मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, पिछले से पिछले बैच की ही बात है। आई यूज्ड टू टेक होम ट्यूशन, मैंने आपको बताया था, तो वहाँ में मैं जाता था, ठीक है, और अच्छी खासी फैमिली थी, ठीक है, दे ओन्ड मर्सिडीज़ एंड ये वो फलाना फलाना, बट दे यूज़ देयर रिजर्वेशन टू गेट एडमिशन इन कौन सा कॉलेज है, JMC, जीसस मैरी कॉलेज, ठीक है, दे यूज़ रिजर्वेशन। तो वहाँ पे अब वही है, हम बोलेंगे कि SC ST या OBC वाले मर्सिडीज़ लेके उतर रहे हैं, नोबडी नोज़, बट वही है, जहाँ ज़रूरत है हम लोग एग्जर्ट कर ही देते हैं, और कौन पूछने आ रहा होता है, ठीक है। तो हटा तो नहीं सकते, और इनफैक्ट इनकी आइडेंटिटी भी ऐसी बनी हुई है, इस तरीके से चली जा रही है, तो ख़त्म नहीं किया जा सकता अब तो, ठीक है करेगा। सर अगर ऐसे आप रिजर्वेशन देते रहोगे तो मेजॉरिटी की जगह माइनॉरिटीज का डोमिनेंस आ जाएगा, जो हाँ, ज़्यादा हार्मफुल है। वो तो है, देखो करेगा, डाइवर्सिटी इतनी होगी, हाँ एग्जैक्टली, ऐसे करते करते माइनॉरिटीज डोमिनेट कर लेंगी, द इवेंचुअल पर्पस वाज कि इनइक्वालिटी हटानी, वो तब भी इनइक्वालिटी नहीं होगी बिकॉज तब माइनॉरिटीज इतनी ऊपर चली जाएंगी कि जो पहले मेजॉरिटी में थे वो नीचे रह जाएंगे।
तो इनइक्वालिटी तो तब भी रहेगी, सो हाँ देयर इज नो पॉइंट। एग्जैक्टली नहीं बिल्कुल अच्छा पॉइंट है करने का, बट आप ये देखो कि ना हम एस टी ओ बी सी है बाकी सारे माइनॉरिटी से कंसिडर नहीं करें तो हमारे इंडिया में इंसान या तो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या क्रिश्चियन है, एंड अपार्ट फ्रॉम बुद्धिस्ट जैन पारसीज अलाना फलाना ये सारे जो लोग आ जाते हैं। तो अगर अब जैसे अगर हम लोग एस टीज़ की भी बात करते हैं या ओ बी सीज़ की बात करते हैं तो वो बहुत लोग हिंदूज़ की कैटेगरी में आ रहे होते हैं, बहुत लोग हिंदूज़ की कैटेगरी में आ रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली हम ये देख सकते हैं कनिका हमारे यहाँ मेजोरिटी का डोमिनेंस फिर भी रहेगा क्योंकि हिंदूज़ का सेगमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो लगभग 81% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है हिंदू की है। एस टी तो चलो इनको रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना दिया, बट अल्टीमेटली हिंदूज़ का सेगमेंट हमारा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो शायद ये डोमिनेंस हिंदूज़ का तब भी ख़त्म ना हो आने वाले पता नहीं कितने सालों तक, ठीक है करेगा। यस हाँ आई वो एग्री लॉन्ग ड्रॉन विद दैट, कॉन्फ्लिक्ट बट है। रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेसिस पे देनी चाहिए, कास्ट का तो आधे लोगों को मीनिंग भी नहीं पता। कर इकोनॉमिक बेसिस वाला भी तो कर दिया ना करने का, 8 लाख वाला जो सालाना इनकम जिसकी कम है कुछ ऐसे करके कुछ किया, मुझे याद नहीं आ रहा, बट मुझे 8 लाख रुपीज़ तक का कुछ हिसाब किताब किया है इन्होंने, ऐसा करके करने उसमें किया लेटेस्ट में ही किया था इकोनॉमिक वाला। बट वही है इसका मिक्स्ड रिस्पॉन्स आता है, पता नहीं किसको फ़ायदा होता है। मैंने तो आज तक नहीं देखा कुछ चीज़ें करी है जो हम जैसे लोगों को फ़ायदा दे रही हो, मिडिल क्लास लोगों को पता नहीं क्या सिस्टम है। चलो एनीवे ओके तो यही मैंने बताया कि ये जो ग्रुप्स थे इनको बेनिफिट जो है मिल रहा था डेवलपमेंटल पॉलिसी से, पोस्ट कलोनियल एरा में इनको डेवलपमेंटल पॉलिसी से फ़ायदा पहुंचा। कास्ट जो है इनके लिए डिक्लाइन होती हुई नज़र आई बिकॉज अल्टीमेटली इनका जो काम था डे टू डे बेसिस पे वो हो ही रहा था, इनको फ़ायदा पहुंच ही रहा था। देयर कास्ट हैज़ स्टेटस हैड बीन क्रूशियल इन इंश्योरिंग दैट दीज ग्रुप्स हैड द नेसेसरी इकोनॉमिक एजुकेशनल रिसोर्सेज टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर्ड बाय रैपिड डेवलपमेंट। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया, सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन चीज़ को देखने को मिला। इन पर्टिकुलर जो अपर कास्ट एलीट थे दे वर एबल टू बेनिफिट फ्रॉम सब्सिडाइज पब्लिक एजुकेशन स्पेशली प्रोफेशनल एजुकेशन साइंस टेक्नोलॉजी मेडिसिन। At the same time, they were also able to take advantage of expansion of state sector jobs after independence, and in this initial period, their lead over the rest in society in terms of education ensured that they did not face any serious competition. तो शुरुआती दौर में फ़ायदा ही अपर कास्ट वालों ने उठाया, गवर्नमेंट जॉब्स थी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में या एजुकेशन के सेंस में इन लोगों ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया, जिसका ये देखते हैं कि आज तक क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे चले गए, अब आगे वाली जनरेशन भी पढ़ी लिखी रहेगी और प्रिविलेज क्लास में ऑलरेडी एंटर कर चुके थे बिकॉज शुरू में लोग जो चले गए तो चले गए। आज बहुत कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा होता है। तो कहते हैं as their privileged status got consolidated in the second and third generation, these groups began to believe that their advancement had little to do with their caste. कहते हमारी कास्ट से लेना देना क्या है, जब पैसा दे के सारा काम हो ही रहा है, इकोनॉमिक वे में सारा काम हो ही रहा है, तो हमारे कास्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सर्टनली कहते हैं जो थर्ड जनरेशन है फ्रॉम दीज ग्रुप देयर इकोनॉमिक एंड एजुकेशन कैपिटल अलोन इज सफिशिएंट टू इंश्योर दैट दे विल कंटिन्यू टू गेट द बेस्ट इन द टर्म्स ऑफ लाइफ चांसेस, ठीक है। तो आज तक ही है कि ये इंश्योर करके चला जा चुका है कि इकोनॉमिक और एजुकेशन कैपिटल है तो इनको बेस्ट ऑफ बेस्ट ही मिलेगा। For this group, it now seems that caste plays no part in the public life, being limited to the personal sphere of religious practice or marriage and kinship. However, a further complication is induced by the fact that this is differentiated group, although the privileged as a group are overwhelmingly upper caste. Not all upper caste people are privileged, some being poor also. ठीक है, तो सारे अपर कास्ट वाले लोग जो है अमीर नहीं होते, कई लोग गरीब भी होते हैं, बट हम ये मान के चलते हैं कि एनी हाउ एजुकेशन इकोनॉमिक कैपिटल की वजह से, मेन इकोनॉमिक कैपिटल की वजह से इनका कास्ट कोई लेन देन नहीं है। एंड रिवर्स उल्टा जो हुआ कि अपर कास्ट वाले के लिए तो इनविजिबिलिटी हमारे सामने आ गई, बिकॉज आप खुद को एज्यूम करके रख सकते हो, मैंने आपको पहले भी ये बात बोली, हम लोग कहीं पे अपनी कास्ट एजर्शन नहीं करते, कहीं पे भी नहीं करते, कम्युनिटी में हो तो एक अलग बात है, बट अब लोअर कास्ट वालों के लिए क्या हुआ, विजिबिलिटी सामने आ गई, ठीक है। आई नो दैट पर्सन इज दलित, आई नो दैट पर्सन एस सी, दैट पर्सन एस टी, दैट पर्सन इज ओ बी सी एंड सो ऑन, इस तरीके से बोला जा सकता है, देखा जा सकता है। तो कहते हैं सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स और द बैकवर्ड कास्ट है, ऑपोजिट इनके लिए हुआ है, कास्ट विजिबल हो गई है। इंडीड देयर कास्ट है टेंडेड टू एक्लिप्स द अदर डायमेंशन ऑफ देयर आइडेंटिटीज़। कहते हैं और कुछ हो इनका वो तो समझ आता है, पर वो सब दब जाता है, इनकी कास्ट आइडेंटिटी सामने आ जाती है।
because they have no inherited educational and social capital, and because they must compete with an already entrenched upper caste group, they cannot afford to abandon their caste identity, for it is one of the few collective assets they have. जैसे यूपी बिहार में बहुत होता है आज भी, पिछले साल का ही था, मैंने ये भी मेंशन किया था पिछली क्लास में कि यूपी के एक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल था, टीचर ने बोल दिया, 2 दलित बच्चे थे कि झाड़ू पोछा तुम करो, क्लास में तुम करोगे, तुम्हें जो है तभी पढ़ाई करने के लिए हम देंगे, क्योंकि दलित थे। तो आप ये देखो, पढ़े लिखे टीचर भी गंवार हो गए, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। लिटरली पिक्चर आई थी, फ़ोटो आई हुई थी उनकी, क्योंकि कहीं से किसी ने कंप्लेंट कर दी थी। तो बोथ ऑफ द बॉयज़ जो है वो पोछा मार रहे थे स्कूल में, क्लासरूम में, एंड उसके बाद जो है टीचर को सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि कंप्लेंट कर दी थी कि इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है इन लोगों के साथ। तो अल्टीमेटली वही आइडेंटिटी सामने आ जाती है इन लोगों की। एंड सबसे बड़ा असेट जो है इनके पास यही है, इसके अलावा कोई नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन इनको हर तरीके का फेस करने को मिलता है। रिजर्वेशन पॉलिसीज़ बनी है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन बना है, बट वही है, वो एक हद तक कारगर है। गवर्नमेंट तो बोल देती है, कानून तो लिखा चला जाता है, फ़ायदा तो सबको नहीं होता, क्योंकि वही कानून जो आपको बचाता है, वही कानून आपको मार भी देता है। सो बट यूजिंग दिस लाइफलाइन टेंड्स टू मेक देयर कास्ट द ऑल इम्पॉर्टेंट एंड ऑफन द ओनली एस्पेक्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी दैट द वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेस। ठीक है, पिछले आज से जैसे आप 3 साल पीछे चले जाओ, अभी तो थोड़ा सा कम हो रखा है, लगभग नहीं चाह के भी आप मान के चलोगे 3 से 4 लाख बंदा जो है तमिलनाडु केरला के आसपास, इन लोगों ने दलित से अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था बुद्धिस्ट में। दलित से दे कन्वर्टेड देमसेल्फ इनटू बुद्धिस्ट, क्योंकि दलित वो आइडेंटिटी, अब बुद्धिज़्म क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, और माइनॉरिटी, चलो माइनॉरिटी तो वैसे भी है, रिजर्वेशन भी मिलता है। कन्वर्जन का ये रेट था कि हमें वो रिस्पेक्ट वहाँ नहीं मिलती एज अ दलित, तो बुद्धिस्ट होके तो कम से कम रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे करी जाती है। तो दिस वाज द होल क्वेश्चन विद आंसर कि पैराडॉक्सिकल चेंजेस यहाँ पे हुए हैं, ठीक है जी। ओके, सो ये टॉपिक आई होप क्लियर होगा। चैतन्य आपको क्लियर है, अर्चित एंड गौरांगी आपको ये टॉपिक क्लियर है जो अभी हमने जस्ट पढ़ा, एंड इससे पहले वाला भी? यस सर। ठीक है, ओके। अर्चित तुम्हें क्लियर हुआ ये? गौरांगी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अर्चित तुम्हें क्लियर? ठीक है, कूल, ओके। सर अभी जो आप एग्जांपल दे रहे थे, लास्ट एग्जांपल दिया था सर, मतलब वही कि ऐसा रियल में भी हुआ था कि एक स्कूल था जिसमें दलित से, मतलब जो लोअर कास्ट के थे, उनके जो स्टूडेंट्स थे उनसे बहुत काम करवाते थे, किसी ने कंप्लेंट कर दी थी, पिक्चर आई हुई थी न्यूज़पेपर सर, आई थी न्यूज़ कुछ साल पहले। हाँ, प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया था। प्रिंसिपल भी टीचर, मेरे को टीचर का याद है, तो उनसे बोला कि तुम ही पोछा मारोगे, तुम ही झाड़ू मारोगे, तुम्हें ही करना पड़ेगा ये। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स डज अभी भी ये होता रहता है। अभी पीछे जैसे वो 2-3 साल पहले की न्यूज़ थी कि दलित, अभी भी पीछे परसों तरसों भी आया हुआ था, मैंने बताया 10 रुपये उधार था, 10 रुपये वो बंदा दे नहीं पा रहा था, फार्मर था। सीरियसली, मतलब आज के ज़माने में 10 रुपये क्या मायने रखते हैं, ठीक है, मतलब हम मजाक में 10 रुपये को लेकर चलते हैं, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, बट उस 10 रुपये के चक्कर में उस दलित को उसका मतलब, क्योंकि पेपर में ऐसे है, मैंने आपको जस्ट बताया ना कि हमारे यहाँ पे इंसान नहीं मरता, हमारे यहाँ पे तो जात मरती है, ठीक है, कि 10 रुपये के चक्कर में उस बंदे का मर्डर कर दिया, क्योंकि वो दे नहीं रहा था। अब क्या बहस हुई क्या नहीं हुई, न्यूज़पेपर रिपोर्ट थी ये, और 10 रुपये के चक्कर में उस बंदे को मार दिया गया, लिटरली। आप सोचो, ठीक है। तो वट किसने मार दिया? जिसने उधार, जिससे उस बंदे ने ले रखा होगा क्रेडिट 10 रुपये का, या कुछ ज़्यादा होएगा, जो भी होएगा, पर न्यूज़पेपर रिपोर्ट थी, वो इन्होंने बताया। इट वॉज अ रियल न्यूज़, आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। सर क्या करें, कुछ लोग होते हैं थोड़े। चलो जी, ओके। नेक्स्ट जो है 3.2 ट्राइबल कम्युनिटीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज़। 4 and 6 मार्कर का क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज़ की तरह आ जाता है, या फिर डिस्क्राइब परमानेंट ट्रेड्स एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स, ठीक है, इस तरीके से आ जाता है। या फिर जो इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइबल ट्रेड्स के नीचे लाइन लिखी हुई है कि इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ट्राइब्स हैव बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर परमानेंट एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स, एक्सप्लेन, ऐसे करके पूछ लेते हैं। तो परमानेंट ट्रेड्स से इनकी पहचान होती है ट्राइब्स की, एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब ये मेन स्ट्रीम, यहाँ पे मेन स्ट्रीम बार बार आएगा, मेन स्ट्रीम यहाँ पे हिंदू सोसाइटी को रेफ़र किया जा रहा है, उनके साथ इन लोगों का घुलना मिलना शुरू हुआ, तो काफ़ी बदलाव इनके आए, ठीक है। तो पहले परमानेंट ट्रेड्स आप देखोगे तो सबसे पहले आप ये सेकंड लाइन में देखो, परमानेंट ट्रेड्स की कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, ये पहला पॉइंट है, कॉन्सेंट्रेशन इन सर्टेन रीजन्स, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। फिर फर्स्ट पैराग्राफ जो 51 पेज पे ख़त्म हो रहा है,
तो वहाँ की सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है इकोलॉजिकल हैबिट्स, ये सेकंड पॉइंट है, इकोलॉजिकल हैबिट्स। सेकंड पैराग्राफ में इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज लिखा हुआ है, ये थर्ड पॉइंट है। फिर इसी पैराग्राफ में आप देखोगे थर्ड लास्ट लाइन में इन फिजिकल रेशियल टर्म्स लिखा हुआ है, ये फोर्थ पॉइंट है, फिजिकल रेशियो। तो ये अंडरलाइन कर लेना, ऐसे करके लिखोगे तो हाईलाइट होके नज़र आएगा और अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेबल लगेगा, मार्क्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। एंड लास्ट में, लास्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में इन टर्म्स ऑफ साइज़, ये आपका फिफ्थ पॉइंट है। ठीक है जी, तो 5 पॉइंट्स ऐसे बनते हैं, 5 पॉइंट ऐसे डिवाइड करके लिख दोगे तो सही सही आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो परमानेंट ट्रेट्स ऐसे कैसे पता चल रहा है, एक तो जहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है ये, और इकोलॉजिकल हैबिट्स इनकी क्या है, लैंग्वेज क्या है ये बोलते हैं, इनके फिजिकल रेशियल टर्म्स क्या है, बॉडी शॉडी, ठीक है, एंड इन टर्म्स ऑफ साइज़, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन किस तरीके से है, वो सब चीज़ें बताई गई है। जस्ट अ सेक, हाँ। तो क्लासीफाई करने के दो तरीकों में से सबसे पहला तरीका है परमानेंट ट्रेट्स। परमानेंट ट्रेट्स इन्होंने बोला कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो इंडिया की है वाइडली डिस्पर्स्ड है, और इनका सर्टेनली एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ये 85% ट्राइबल पॉपुलेशन मिडल इंडिया में रहती है, जो कि गुजरात से लेकर राजस्थान, गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ यहाँ तक आता है, एंड महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश फॉर्मिंग द हार्ट ऑफ दिस रीजन। ऑफ द रिमेनिंग 15%, 11% लोग नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, 3% रेस्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं। अगर हम शेयर देखें, नॉर्थ ईस्टर्न का सबसे ज़्यादा शेयर है, असम में कॉन्सेंट्रेशन 30% है, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड 60% से ज़्यादा है, एंड अप टू 95% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री ट्राइबल पॉपुलेशन कम है, बीइंग लेस देन 12% इन ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ये इसका कैटेगराइजेशन है। तो इसमें आपको सारा आप तो याद नहीं कर पाओगे, डेटा है तो थोड़ा बहुत आप इसमें याद कर लेना, जो मेजर है जैसे ऊपर वाला, उतने में भी मार्क्स मिल जाते हैं। सेकंड पॉइंट, जैसे इकोलॉजिकल हैबिट्स बनता है तो कहाँ रहते हैं ये, यहाँ पे हिल्स में, फॉरेस्ट में, रूरल प्लेन्स में और अर्बन इंडस्ट्रियल एरियाज़ में ये लोग रहते हैं। लैंग्वेज की बात करें, ट्राइब्स की कैटेगरीज 4 तरीके की है, या एक कुछ लोग दो इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ द्रविडियन बोलते हैं, एंड दीज आर शेयर्ड बाय द रेस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एज वेल एज ट्राइब्स अकाउंट फॉर ओनली 1% ऑफ द फॉर्मर एंड 3% ऑफ द लैटर। ठीक है, 1% ऑफ द फॉर्मर, 3, तो द्रविडियन 3% है और इंडो आर्यन 1% की कैटेगरी में लाई कर रहा होता है। And other two language groups are Austric and Tibeto-Burman, primarily spoken by tribals, who account for almost for all of the first and over 80% of the second group. In physical racial terms, tribes are classified under Negrito. तो ये ऊपर इन्होंने language का बताया, ठीक है, किस तरीके से categorization है। फिजिकल रेशियल टर्म्स में इन्होंने बोला, ये हिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है, नेग्रीटिव्स होते हैं, ऑस्ट्रेलाइट्स होते हैं, मोंगोलाइट्स होते हैं, द्रविडियन होते हैं, आर्यन कैटेगरीज होते हैं। हमारे इंडिया में 2 कैटेगरीज ही हैं, इंडो आर्यंस हैं या फिर द्रविडियंस हैं। इंडो आर्यंस हमारा इक्वेटर से ऊपर वाले लोग हैं, गोरे चिट्टे सुंदर दूध मलाई जैसे लोग, एंड द्रविडियन जो है मेरे जैसे थोड़े से डस्की लोग हैं, है ना, ग्रेइश वीटिश कॉम्प्लेक्शन वाले। एंड लास्ट 2 आर अगेन शेयर्ड विद द रेस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, तो इक्वेटर से नीचे वाले, बिकॉज गर्मी ज़्यादा होती है तो काले होते हैं लोग, फॉर्चुनेटली मैं इक्वेटर से ऊपर हुआ तब भी थोड़ा सा ग्रेइश डार्किश हो गया हो। ठीक है, और इंडो आर्यन रेस्ट ऑफ द कैटेगरी में लाइक कर रहा होता है। एंड इन टर्म्स ऑफ साइज, tribes vary a great deal, ranging about 7 million to Andamanese Islander who may be less than 100 persons. The biggest tribes are the Gonds, Bhils, Santals, Orans, Minas, Bodos and Mundas. All of them are at least million strong. Total population of tribes, ये इसका latest data होगा, just a sec, ये तो दूसरी book है। So तो according to census report 2011, it is 8.6% of the population of India or about 104 million tribal persons in the country. ठीक है, तो ये नया डेटा है, आप लिख लीजिएगा। सेंसस रिपोर्ट 2011 के हिसाब से 8.6% पॉपुलेशन इंडिया में है, 104 मिलियन ट्राइबल पर्सन इन इंडिया, इन कंट्री। ओके, ठीक है, तो ये आपका था एक्वायर्ड परमानेंट ट्रेट्स। परमानेंट ट्रेट्स है मतलब ये कभी चेंज नहीं होते, फिक्स्ड है, इसी से इनकी पहचान है। फर्दर इन्होंने क्या बोला है, एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स
मेन स्ट्रीम के साथ फंक्शन करते करते, मेल जोल होते होते एक्वायर इन्होंने कई ट्रेड्स कर लिए हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, क्लासिफिकेशन इस पे करी हुई है। 2 क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन के, जैसे मैंने आपको ऊपर मार्क कराया है। यहाँ पे इन्होंने बोला इनको जानने का तरीका क्या है एक्वायर ट्रेड्स में, इनका मोड ऑफ लाइवलीहुड, पहला पॉइंट, क्या काम करते हैं, एंड सेकेंड द एक्सटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनटू हिंदू सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी में कैसे ये लोग इनकॉर्पोरेटेड हैं। ठीक है, तो कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइवलीहुड ट्राइब्स क्या करते हैं, या तो फिशरमैन होते हैं, फूड गैदरर, हंटर, शिफ्टिंग कल्टिवेटर, पेजेंट्स एंड प्लांटेशन इंडस्ट्रियल वर्कर्स। हाउएवर द डोमिनेंट क्लासिफिकेशन बोथ इन एकेडमिक सोशियोलॉजी एज वेल एज इन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक अफेयर इज द डिग्री ऑफ एसिमुलेशन इनटू हिंदू सोसाइटी। ठीक है, तो ये देखा जाता है कि किस तरीके से ये लोग एसिमुलेटेड हैं हमारी हिंदू सोसाइटी में। एसिमुलेशन कैन बी सीन ईदर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्राइब्स और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डोमिनेंट मेन हिंदू स्ट्रीम। अब बोला तो गया है दोनों कि इनको एसिमुलेट किया जाता है हमारी इंडियन सोसाइटी में, या तो डोमिनेंट ट्राइब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या हिंदू सोसाइटी के, बट मोस्ट ऑफ द एसिमुलेशन हिंदू सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है। कहते हैं ट्राइब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से apart from the extent of assimilation, attitude towards Hindu society also a major criteria, with differentiation between tribes that are positively inclined towards Hinduism and those who resist or oppose it। तो कहते हैं कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जो हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, कुछ जो है अपोज करते हैं। मेन स्ट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इन्होंने क्या बोला है, ट्राइब्स को हम लोग देते जो है स्टेटस अकॉर्ड किया हुआ है टू देम इन हिंदू सोसाइटी, रेंजिंग फ्रॉम हाई स्टेटस गिवन टू सम टू जनरली लो स्टेटस अकॉर्डेड टू द मोस्ट। मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी ने बोला या तो ये हायर स्टेटस के हैं या तो ये फिर लोअर स्टेटस को बिलोंग कर रहे होते हैं। ठीक है, ये इन्होंने इसको पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अरे ओके, ठीक है, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था जो कि 4 and 6 मार्कर है, क्लासिफिकेशन और ट्राइबल सोसाइटीज़ ऑन बेसिस ऑफ परमानेंट एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स। ठीक है, ये क्लियर है आपको टॉपिक, किसी को कुछ पूछना है? चैतन्य, अर्चित एंड गौरांगी, आपको क्लियर है ये? यस सर। ओके कूल। अर्चित तुम्हें क्लियर हुआ ये? यस सर। गौरांगी आपको क्लियर है? वैसे ये चैप्टर मैंने गौरांगी करा दिया था आपको। हाँ जी सर। ठीक है हाँ ठीक है मेरा ठीक है ठीक है। स्टिल कहीं डाउट होएगा तो गौरांगी पूछ लेना साथ के साथ। ओके, तो एक टॉपिक छोटा सा और करेंगे बस। ठीक है, आप आ जाइए पेज नंबर 53 पे, सीधा 53 पे। ट्राइब द करियर ऑफ अ कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको रीड करना है, इसमें से आज तक कुछ नहीं आया है, आपको सिर्फ रीडिंग पे रखना है ये। ठीक है, तो प्लीज़ बी रेस्ट अश्योर्ड, यहाँ से कुछ नहीं आया है, बाकी हम बाद में देखते हैं। फिलहाल आप आइए पेज नंबर 53 पे, मेन स्ट्रीम एटीट्यूड टुवर्ड्स ट्राइब्स। और इसमें जो है आपको सेकंड पैराग्राफ करना है, सेकंड पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको फेमस लिख लीजिए, ये 2 and 4 मार्कर का क्वेश्चन आता है, आइसोलेशन वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट। आइसोलेशन वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट। हाँ जी, ओके। तो ये बेसिक ये जो थ्योरी थी ट्राइबल सोसाइटीज़ के ऊपर दी गई थी, हिंदू सोसाइटीज़ ने दी थी, ट्राइबल सोसाइटीज़ ने दी थी, मिक्स्ड व्यू आ जाता है इसमें। बट इसमें जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं तो इन्होंने मेन स्ट्रीम एटीट्यूड बता रखा। तो मेन स्ट्रीम हमारी हिंदू सोसाइटी होती है, लिख लीजिएगा प्लीज़, याद रखना, क्योंकि आगे अभी चलेगा मेन स्ट्रीम बोलते रहते हैं। मेन स्ट्रीम एटीट्यूड ट्राइब्स के टुवर्ड्स क्या है, तो इन्होंने क्या बोला, फेमस आइसोलेशन इंटीग्रेशन डिबेट क्या कहता है, 1940s में हुआ था। और अपॉन दिस स्टैंडर्ड पिक्चर ऑफ ट्राइबल सोसाइटी एज आइसोलेटेड होल्स। कहते हैं ट्राइबल सोसाइटी क्या है, आइसोलेटेड है, अपने में मग्न रहते हैं, इनको कोई जो है मतलब नहीं है, हुला लाला हु हुंगा हुंगा हु करते रहते हैं। ठीक है, और नाचते रहते हैं इस तरीके से, तो इनको कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं 2 साइड्स थी, आइसोलेशनिस्ट साइड थी और इंटीग्रेशनिस्ट साइड थी। आइसोलेशनिस्ट साइड ने बोला कि ट्राइबल्स को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, हिंदू और क्रिश्चियन मिशनरी से। ऑल ऑफ फॉर्म वर इंटेंड ऑन रिड्यूसिंग ट्राइबल टू डी ट्राइबलाइज्ड लैंडलेस लेबर। तो ये कहते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी जगहों पे घुस के इनको निकाला जा रहा है, इनको रिड्यूस कर रहे हैं, माइनॉरिटी बनाए जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं इनके बारे में इन चीज़ें, तो ये गड़बड़ थी। इंटीग्रेशनिस्ट साइड ने क्या बोला कि ट्राइबल्स क्या है, बैकवर्ड हिंदूज़ हैं। इन्होंने क्या बोल दिया कि ये लोग बैकवर्ड हिंदूज़ हैं एंड देयर प्रॉब्लम्स हैड टू बी एड्रेस विद इन द सेम फ्रेमवर्क एज दैट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो कहते हैं अगर मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम है, उसी नज़रिए से आपको इनकी भी प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा। अगर इनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो जैसे मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, इनके भी प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। अब इसके बारे में डिबेट बहुत ज़्यादा हुई और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रेगुलर डिबेटिंग पे चलता रहता था कि ये ऑपोजिशन
dominated the Constituent Assembly debates, which were finally settled along the lines of compromise, which advocated welfare schemes that would enable controlled integration. तो इन्होंने बोला इनके लिए welfare schemes बना देते हैं, कंट्रोल्ड इंटीग्रेशन करते हैं मतलब मिक्सिंग इक्वालिटी के बेसिस पे अगर करी जाती है थोड़ी बहुत भी तो कंट्रोल करके करते हैं. सब्सिक्वेंट स्कीम्स इन लोगों के लिए बनाई गई, 5 साल के प्लान बनाए गए, ट्राइबल सब प्लान बनाया गया, ट्राइबल वेलफेयर ब्लैक बनाया गया, स्पेशल मल्टीपर्पज़ एरियाज़ बनाए गए और अलग अलग तरीके से इनके लिए चीज़ें करी गई. बट द बेसिक इशू हियर इज़ दैट द इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइब्स हैज़ निगलेक्टेड देयर ओन नीड्स और डिज़ायर. इंटीग्रेशन हैज़ बीन ऑन द टर्म्स ऑफ मेन स्ट्रीम सोसाइटी एंड फॉर इट्स ओन बेनिफिट. तो चाहे आप आइसोलेशनिस्ट साइड की बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, चाहे आप इंटीग्रेशन की साइड की बात कर रहे हैं जो कि कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल्ड इंटीग्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, घूम फिर के वही बात होती है. ट्राइबल्स के अपने मुद्दे, अपनी ज़रूरतों को इन लोगों ने अनदेखा किया है. हुआ भी इंटीग्रेशन है तो वो ट्राइबल के बेसिस पे नहीं हुआ है, वो मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी के बेसिस पे हुआ है. तो ये एक जो है टेंशन वाली बात हो जाती है. एंड इसी वजह से कहते हैं कि ट्राइबल सोसाइटीज़ के ज़मीनें चली गई, उनके जंगल चले गए, उनकी कम्युनिटीज़ चली गई इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, जो अगले टॉपिक में समझाया जाता है, जो कि 4 and 6 मार्क्स का टॉपिक है. ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट. ये इन्होंने जो है थ्योरी यहाँ पे दी कि आइसोलेशनिस्ट एंड इंटीग्रेशनिस्ट साइड यहाँ पे थे. ठीक है जी, तो आज हम फ़िलहाल इतना ही करेंगे. ठीक है, बाकी थोड़ा सा ही बचा है वैसे तो, पर है टॉपिक इसमें सारे करने वाले, तो हम लोग उसको फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं. ठीक है जी, तो ये वाला टॉपिक क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है इसमें से, जो लोग नए थे इसमें से? आइसोलेशन इज इंटीग्रेशन इज ठीक है, डाउट तो नहीं है कोई? नो सर. अरे यार तुम तो पुराने बना दिए बच्चे हमारे. चैतन्य, अर्चित तो गौरांगी. इस वाले में हाँ हाँ जी हाँ जी. इस वाले में मेरे को एक डाउट है. अब जैसे यहाँ पे इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आइसोलेशनिस्ट साइड, एज दे वाइडली टॉक अबाउट कि इनको प्रोटेक्शन चाहिए ट्राइबल कम्युनिटी को फ्रॉम द हिंदू मिशनरी, सॉरी फ्रॉम हिंदूज. तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी इन हिंदू मेन स्ट्रीम हिंदू कम्युनिटी के अंदर या उनका इनकॉर्पोरेशन, वो स्टेटमेंट या वो चीज़ तो एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई है. कॉन्ट्राडिक्टरी तो देखो चैतन्य, मतलब कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी है, बिकॉज जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था, कनिका ने ये बात पूछी थी, क्योंकि जैसे अब जैसे एक बंदा एक व्यू पॉइंट यही कह रहा है कि ये लोग बैकवर्ड हिंदूज़ हैं. ठीक है, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि ठीक है इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो रही होती है. मतलब दोनों तरीके के वाक़या इन्होंने दिए हुए हैं. बट अल्टीमेटली हुआ क्या कि ना, इनको लेकर जो व्यू था, जैसे जो तुम बात कर रहे हो, इनको लेकर जो व्यू था, जो ब्रिटिशर्स ने भी बना दिया और जो एक्चुअली पहले से भी चला रहा था, कि ये ट्राइबल्स हैं. ठीक है, इनको ट्रीट करने का नज़रिया हमारा डिफरेंट रहेगा, और अगर हम ट्रीट करेंगे तो हम अपने हिसाब से करेंगे. इनका क्या है वो हम देखते हैं, बाद में देखी जाएगी. क्योंकि अल्टीमेटली क्या था, एक तो मेजॉरिटी नहीं थी इनकी, ठीक है, और यूनाइटेड भी नहीं थे, तो इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ी. चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे वो झारखंड है. ठीक है, यहाँ पे सब जगह है क्योंकि ट्राइबल स्टेट्स है, और चाहे वो नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम मेजरली ज़्यादा मिली. इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा कम रहा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में यूनिटी बहुत ज़्यादा है, अपनी जगह से हटते नहीं है ये लोग. ये चीज़ एक देखने को मिली. आई बात समझ चैतन्य कि नहीं आई? यस सर. ठीक है चलो ठीक है जी. तो आज हम फिलहाल इतना ही कर रहे हैं. सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास. प्लीज़ टेक केयर. बाय बाय गौरंगी, वान्या, चैतन्य, कनिका, आराध्या एंड अर्चित. टेक केयर. बाय सर. बाय. थैंक यू.